ये कहानी लक्ष्मी नगर के उस आलीशान बंगले की है जिसे लोग सनराइज विला कहते थे। पुरसुकून, पुरतायुश और बज़ाहिर महफूज, मगर इस मॉनसून की पहली रात ने सब कुछ बदल दिया। हवा में मिट्टी की वो सोंधी खुशबू थी जो आम तौर पर सुकून लाती है, लेकिन इस रात उसमें एक अजीब सी भारी नमी थी। बालकोनी में खड़ी 10 साला अबरीश के चेहरे पर जब बिजली चमकती तो उसकी मासूमियत एक लम्हे के लिए रोशन होती और फिर गहरे अंधेरे में डूब जाती। उसके नन्हे हाथों में एक पुरस्रार गुड़िया थी जो उसे सुबह बागीचे की पुरानी दीवार के पास मिली थी। उसकी आंखें तीखी थीं, जैसे वो देख रही हो। माँ ने पीछे से आकर अबरीश के कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा, अंदर चलें, सर्दी बढ़ रही है, कहीं बीमार न पड़ जाओ। अबरीश ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। अम्मा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसका नाम रानी रखा है। माँ ने मुस्कुराकर टाल दिया। बच्चों के खेल हैं, कोई नई बात नहीं। मगर उस रात जब सनराइज विला की बत्तियां बुझीं और अबरीश गहरी नींद सो गई, तो उस पुरानी गुड़िया की आंखें अंधेरे में खुली रहीं। वो देख रही थी, वो इंतजार कर रही थी। सनराइज विला शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून राकेश मल्होत्रा का घर था। उनकी बीवी अंजलि और इकलौती बेटी अबरेश की जिंदगी किसी ख्वाब जैसी थी। अबरेश के पास वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना एक बच्चा कर सकता है: महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े और नौकर चाकर। इसी विला की दीवार के उस पार झुग्गियों की एक बस्ती थी। वहां रुखसार रहती थी। रुखसार और अंजलि बचपन में साथ खेली थी, मगर वक्त ने एक को महल दे दिया और दूसरी को गुर्बत की धूल। रुखसार अब अंजलि के घर बर्तन मांजती थी। वो जब भी अंजलि के हाथों में हीरों की अंगूठियां देखती या अबरेश को बड़ी गाड़ी में स्कूल जाते देखती तो उसके अंदर हसद की एक आग सुलगने लगती। वो चाहती थी कि ये चमकता हुआ विला मातम कदा बन जाए। वो चाहती थी कि अंजलि भी इसी तरह तड़पे जैसे वो अपनी महरूमियों पर तड़पती है। अपने इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए रुखसार ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। वो गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गई जिसकी आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। रुखसार ने उसे घर के भेद बताए, दौलत का किस्सा सुनाया। तांत्रिक ने अपनी धुंधली आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोला, किसी मासूम की कोई जाती चीज ले आओ। 7 दिन तक उल्टे मंतर पढ़ूंगा तो इस घर की खुशियां खाक हो जाएंगी। जादू उस बच्ची पर सवार होगा और माँ बाप तड़प तड़प कर जान देंगे। रुखसार ने मौका पाकर अबरेश की वो पुरानी गुड़िया चुरा ली जिसे अबरेश ने आंख निकल जाने की वजह से फेंक दिया था। तांत्रिक ने उस गुड़िया पर कब्रिस्तान की मट्टी डाली, काले इल्म के मंतर पढ़े और एक भूखी रूह को उस लकड़ी और कपड़े के ढांचे में कैद कर दिया। जाओ, इसे वहीं रख दो जहां से वो बच्ची इसे उठा ले। तांत्रिक की आवाज किसी सूखे पत्ते की तरह खड़खड़ाई। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। अबरीश उस गुड़िया को सीने से लगाए रखती, मगर तीसरे दिन तक हवा बदलने लगी। अबरीश ने खाना पीना छोड़ दिया। वो घंटों खाली दीवारों को घूरती और किसी अनदेखे वजूद से बातें करती। हाँ, मैं आऊंगी, बस थोड़ी देर और। 5वीं रात अंजलि की आंख एक ऐसी चीख से खुली जिसने उसका खून जमा दिया। वो भागती हुई अबरीश के कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अबरीश बिस्तर पर नहीं थी, वो कमरे के कोने में छत के करीब दीवार से लटकी हुई थी, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह, सर नीचे और पांव ऊपर। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके हल्क से किसी बूढ़ी औरत के कहकहे निकल रहे थे। मुझे यहां से निकालो, वरना इस बच्ची का जिस्म मेरा ठिकाना बन जाएगा। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक खौफनाक सफेदी थी। राकेश ने डॉक्टर बुलाए, मगर साइंस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अबरीश का जिस्म तंदुरुस्त था, मगर उसके अंदर कोई और सांस ले रहा था। 7वें दिन तक अबरेश एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके नाखून स्याह पड़ गए और होंठ नीले हो गए। वो सिर्फ उस मैली गुड़िया से लिपटी रहती थी। तब घर के पुराने वफादार मुलाजिम रामपाल ने खामोशी तोड़ी।
साहब, मुझे रुखसार पर शक है। मैंने उसे बागीचे में अजीब हरकतें करते देखा है। जब रुखसार का सामान तलाशी लिया गया तो वहां से जली हुई हड्डियां, कोयला और वो मंत्र मिले जिन पर अबरेश का नाम लिखा था। राकेश ने जब रुखसार को सामने खड़ा किया तो वो पहले तो मकर गई, मगर फिर वो पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, मैंने किया ये सब। मैं थक गई थी तुम्हारी खुशियां देख देख कर। मैं चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओ। आखिरी रात बहुत भारी थी। तांत्रिक को जब जबरदस्ती लाया गया तो उसने कहा, इस गुड़िया को जलाना होगा, मगर याद रहे वो रूह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। बाहर तूफान जोरों पर था, बिजली कड़क रही थी। जैसे ही अंजलि ने अबरीश के हाथ से वो गुड़िया छीनने की कोशिश की, कमरे की दीवारें लरजने लगीं। अबरीश ने एक ऐसी आवाज में दहाड़ मारी जो इंसानी नहीं थी, अगर तुमने इसे जलाया तो मैं इस बच्ची को साथ ले जाऊंगी। मगर ममता का खौफ मौत के खौफ से बड़ा होता है। अंजलि ने पूरी कुव्वत से वो गुड़िया छीनी और उसे आग के हवाले कर दिया। विला की फिजाओं में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे कोई जीता जागता वजूद जल रहा हो। अबरीश बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। अम्मा, वो बूढ़ी औरत मुझे डराती थी। वो कहती थी वो मेरे अंदर रहना चाहती है। सबको लगा कि किस्सा खत्म हो गया। रुखसार जेल जा चुकी थी, गुड़िया राख हो चुकी थी, मगर सनराइज विला की दीवारों में अब भी कुछ बाकी था। कुछ दिन बाद एक रात अंजलि ने अबरीश को नींद में मुस्कुराते देखा। अबरीश बड़बड़ा रही थी, हाँ मैं आऊंगी बागीचे में। सुबह जब अंजलि ने पूछा तो अबरीश ने बड़ी मासूमियत से अपनी मां की आंखों में झांका। अम्मा, वो गुड़िया वाली अम्मा कहती हैं कि उनका घर तो जल गया, लेकिन अब वो मेरी आंखों में छुप कर रहेंगी। वो कहती हैं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अंजलि का दिल डूब गया। उसने गौर से अपनी बेटी की आंखों में देखा। वो बिल्कुल साफ थीं, मगर जब बाहर बिजली चमकती तो उन पुतलियों के पीछे कोई और झांकता हुआ महसूस होता। कोई पुराना, कोई सियाह, कोई भूखा। आज भी जब मॉनसून की पहली रात आती है तो सनराइज विला की दीवारों पर एक साया लहराता है। अबरीश अब रात को सोती नहीं है। वो अंधेरे में बैठकर किसी से बातें करती है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी गुड़िया आपको देख रही है, या शायद आपकी अपनी आंखों के पीछे कोई और बैठा इंतजार कर रहा है?